हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देव एजुकेशंस में। और आज आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस की तीसरी क्लास जो आपकी चल रही है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर की क्लास है और 7 अक्टूबर क्लास आपको आपके पास 8 अक्टूबर को पहुंच जाएगी। तो परेशान ना होइए, आपके लिए जो भी हम फैक्ट लाते हैं वो एक अच्छा कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं। और मान लीजिए कुछ लोग पेपर के समाप्त होने के जस्ट बाद आ जाता है उनके एनालिसिस से, तो वो हमको लगता है कहीं ना कहीं वो आपको उल्लू बनाते हैं। क्योंकि आप ही बताइए, अगर पेपर 8 बजे समाप्त होता है और 8:30 बजे उनका एनालिसिस आ जाता है, कैसे संभव है? पेपर होने के बाद बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि वीडियो बनाई जाती है, फिर उसको फिर नेट पे मतलब कि यूट्यूब पे फिर डाला जाता है। तो समय तो लगता ही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। 8 बजे पेपर समाप्त होता है और तुरंत लेके आ जाते हैं वीडियो कि 8 बजे का फर्स्ट वाली का एनालिसिस। तो देखिए उन सब चीज़ों से बचिए। और आज आप आज फिर लाए हैं 50 क्वेश्चंस। और 50 क्वेश्चंस जो भी लाए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कल के पेपर में आए हैं, मतलब कल की नहीं, मतलब आज के पेपर में 7 तारीख को। ये वीडियो 7 तारीख को शूट हो रही है और आपके पास 8 तारीख को पहुँच जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक बात और, जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम से कम 2 बार 1 बार शेयर तो जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। और रही बात कमेंट्स की, तो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं और कमेंट्स कीजिए। हमें अपना सुझाव देना तो सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इधर जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, बम्बई में। अब आप कह दीजिए मुंबई में, नहीं, मुंबई अब है, तब क्या था? तब बम्बई था। तब मुंबई से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, आएगा समझ में? तो तब उसका नाम बम्बई था, लेकिन आज उसका नाम क्या हो गया है? मुंबई हो गया। अच्छा, पहला अधिवेशन हुआ कब? 1885 में। अध्यक्ष कौन थे, मतलब किसके अधिवेशन में? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के अधिवेशन में हुआ था, आएगा समझ में? अच्छा, आगे चलते हैं। अगला इसी मान लीजिए अगर दिया है, अगर इसको याद कैसे करेंगे? कम से कम 3 से हम 4 बता दे रहे हैं। देखिए पहला क्या होगा? ये पहला मुंबई में हुआ था, पहला मुंबई में हुआ था। दूसरा क्या था? कोलकाता में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1 मिनट। दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। फिर तीसरा कहाँ हुआ था? हाँ देखिए, फिर तीसरा कहाँ हुआ था? फिर मद्रास में हुआ था। और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो अब प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में चौथा हुआ था। आएगा समझ में? पहला कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा कहाँ हुआ? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, प्रोटेक्शन। तो देखिए दूसरा कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ये मान लीजिए 85 में हुआ, तो ये कितना हुआ? 86। ये कब हुआ? 87। ये कब हुआ होगा? 88। आएगा समझ में? सब 1800 है, 1800। आएगा समझ में? मतलब 1885 में पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और चौथा अधिवेशन आपका हो गया इलाहाबाद में। आएगा समझे? पहला का जो पहले के अध्यक्ष, मतलब पहला किसके देख रहे हुआ? व्योमेश चंद्र बनर्जी में। तो दूसरा हुआ दादा भाई नौरोजी। दूसरा कब हुआ? इसमें कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? नौरोजी। इसमें कौन से इसमें थे? तैयबुद्दीन अहमद। कौन थे? तैयबुद्दीन बदरुद्दीन अहमद, जो भी हैं। और ये जो चौथा है जॉर्ज यूल, अंग्रेज थे, इनके अध्यक्षता में हुआ था। आएगा समझ में? दिखाई दे रहा होगा उसे आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इतनी बात आई समझ में, तो पहला आपको याद हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है, गांधार कला विकसित कब हुई? तो गांधार कला कब विकसित हुई? तो देखिए, अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन तो आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए जगह थोड़ी कमी है। थोड़ी जगह की क्या है? थोड़ी जगह की कमी है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ लिखा है गांधार कला विकसित कब हुई? तो गांधार कला विकसित हुई कुषाण युग में। कब हुई? कुषाण युग में, जब कुषाण यहाँ पे आ गए थे उस समय में हुई थी। और इस समय की ये जो गांधार कला है, गांधार कला किस में लिखी गई थी? गांधार कला किस में लिखी गई? तो रोमन और यूनानी में। किस में लिखी गई थी? तो रोमन लिपि, आपने सुना होगा। रोमन और यूनानी लिपि में से क्या किया गया था? लिखा गया था। किसमें? रोमन और यूनानी में। आएगा समझ में? तो रोमन और यूनानी में इसे लिखा गया था। ठीक, आगे एक क्वेश्चन आया था, HDCP का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आपसे कल बता दिए थे कि फुल फॉर्म त्यौहार, नृत्य मतलब डांस, और उसके साथ साथ
ये सब मुख्यालय वगैरह सब याद कर जाइएगा, देश की राजधानी याद कर जाइएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDCP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा हाई बैंड विद डिजिटल कांस्टेंट प्रोटेक्शन। यहाँ प्रोटेक्शन मिट गया है तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक, समझ लीजिएगा, समझ लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जगह छूटी है मत सोचिए जगह खाली अभी सब भर जाएगी। आगे देखिए, वाटरलू कहाँ पे स्थित है? तो वाटरलू कहाँ पे स्थित है बताइए? बेल्जियम स्थित। कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। कनाडा के बेल्जियम में। अब बेल्जियम कहाँ है? तो बेल्जियम अपना कनाडा के आसपास है। ठीक, आई बात समझ में। अच्छा यहीं पे वाटरलू का युद्ध भी हुआ था। क्या हुआ था? वाटरलू का युद्ध आपने नाम सुना होगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1800 बताइए कब हुआ था? आपको पता है? तो 1815 में हुआ था। 1815 में ये युद्ध हुआ था। और फ्रांस इसमें क्या हुआ था? फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस इसमें क्या हुआ था? फ्रांस की इसमें हार हुई थी। और इधर से फ्रांस की तरफ से कौन लड़ रहे थे? बोनापार्ट जिसका नाम था वही लड़ रहा था। ठीक, और इधर जो ब्रिटेन थे ये सब 2-3 राज्य मिले हुए थे। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना स्थापना कब हुई? तो तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। तेलंगाना कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना का 29वां राज्य। कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। ठीक, कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तेलंगाना 29वां राज्य हो गया। यहीं पे अगर उल्टा चलें देखिए, ध्यान से देखिए, आपको देखिए तेलंगाना आपका 29वां राज्य हो गया। अगर मान लीजिए 22वां राज्य कौन है? 23वां राज्य कौन है? 24वां राज्य कौन है? 25वां राज्य कौन है? 26वां राज्य कौन है? 27वां राज्य कौन है? 28वां राज्य। ये सब राज्य हैं। कौन कौन है? सब राज्य हैं। तो 22वां राज्य कौन है? बताइए। 22वां राज्य सिक्किम है। कब हुआ? कौन था? सिक्किम था। कौन था? सिक्किम। कब हुआ? 1975 में। कौन हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 23वां कौन है? मिजोरम है। 23वां कौन है? मिजोरम है। कौन है? मिजोरम। ये कब हुआ था? 1875 गलत हो गया, एक मिनट नहीं, सही है। ठीक, सही है। इसके बाद सिक्किम कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक, मिजोरम हो गया। देखिए 22वां राज्य कौन था? सिक्किम था। 23वां राज्य कौन था? मिजोरम था। 24वां राज्य कौन था? अरुणाचल प्रदेश था। कौन था? अरुणाचल प्रदेश। ये भी कब हुआ? 1987 में। आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं, गोवा 25वां राज्य कौन है? गोवा है। कौन है? गोवा। ये भी कब? 1987 है। इसके बाद 26वां कौन है? देखिए ध्यान से, 26वां कौन है? ये आपका छत्तीसगढ़ है। 26वां कौन है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कब हुआ? तो 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ कब हुआ था? 2000 में। और अगर 27वां तरफ बढ़ते हैं तो क्या हुआ? उत्तराखंड। 36वां कौन है? उत्तराखंड कब हुआ ना? तो ये भी 2000 में आपका बना। और यहाँ पे झारखंड 28वां राज्य। झारखंड कौन सा राज्य था? 28वां राज्य। ये भी आपका 2000 में बना। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी हो। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है तेलंगाना की अगर राजधानी की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। ठीक, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अच्छा, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो सौंदरराजन है। कौन है? सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन है? तो चंद्रशेखर कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो आप इतना आप याद कर लीजिए। आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। लिखा है द लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? द लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं बताइए? तो द लेडी विद द लैम्प कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू कहते हैं। किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए यहीं पे ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे उम्मीद है, तो इसको हम मिटा देते हैं, जगह थोड़ी कमी है। ले लीजिए, नहीं लिया हो तो ठीक, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए ध्यान से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते हैं? द लेडी विद द लैम्प। अच्छा, यहीं पे स्वर आता है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को। किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू कहते हैं। ठीक, अच्छा यहीं पे अगर स्वर कोकिला कहते हैं तब स्वर कोकिला बताइए, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता जी कहते हैं। किसे कहते हैं? लता मंगेशकर जी कहते हैं। ठीक, जिसने वो गीत गाई थी ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत को जब उन्होंने गाया तो इस गीत को सुनकर हमारे देश जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आई बात समझ में? तो उनकी आवाज़ों में भी जादू है। और जैसा कि आप उन्हें जानते हैं तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। भारत की स्वर कोकिला मतलब उनका स्वर कैसा है? बिल्कुल कोयल की जैसा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा।
एक मिनट, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। कोकिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर जी। आए बात समझ में? आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे लिखा है ओसेड का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है, फ्रांस में है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेरिस कहाँ स्थित है? पेरिस कहाँ? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सीन नदी के किनारे। आई बात समझ में? ये देख लीजिए, हर क्वेश्चन में आपसे हमने वादा किया था कि हर क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा फैक्ट लाएंगे, तो हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट ला रहे हैं। अभी तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रोबोट वाटसन ने किया था। रोबोट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अगर इंडोनेशिया की मुद्रा की बात की जाए तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। क्या है? रुपया। ऐसे लिखेंगे रुपया, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक। अच्छा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। कौन है? कहाँ गया? जोको विडोडो क्या है? राष्ट्रपति हैं। आई बात समझ में? इनका शासन चल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। शाह परमाणु भौतिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? शाह परमाणु भौतिकी अनुसंधान आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ड्रीम 11 का सीईओ कौन है? ड्रीम 11 तो आप जानते ही होंगे, जो लोग भी हमारे यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो इसमें आईपीएल भी आ रहा है, तो आप लोग आईपीएल में इसमें ड्रीम 11 बार बार लगाते हैं, ड्रीम 11। लेकिन क्या आपको पता है ड्रीम 11 का क्या नाम है? सीईओ कौन है? तो ड्रीम 11 का सीईओ जो है वो है हर्ष जैन। कौन है? हर्ष जैन। अच्छा वर्ष कब ये लागू हुआ? तो 2000 बताइए हम लोग बताइए, चलाते तो बहुत हैं। तो 2008 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2008 में हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो सबसे पहले मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आएगा समझ में? मुंबई इंडियंस आप लोग बोल रहे हैं। मुंबई इंडियंस की हालत इसमें खराब है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बार बार लाइट की प्रॉब्लम आ जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आ गई समझ में आपको? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय जो कौन थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो हमारे राष्ट्रगान के जो राइटर थे वही थे हमारे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनका नाम था गुरु जी, क्या उनको लोग कहते हैं? गुरुदेव लोग बोलते हैं प्यार से। और उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें आप जानते हैं उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहीं पे अगर बात की जाए इन्होंने किसकी रचना की? तो इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। अगर यहीं से पूछ दिया जाए कि राष्ट्रगान की समय कितना है, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? बताइए सबको पता है ना? हाँ सबको पता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन मान रहे हैं, ठीक आपको पता है, लेकिन एक क्वेश्चन और बताइए, राष्ट्रगीत कितने समय में गाई जाती है? ये तो राष्ट्रगान था 52 सेकंड। राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम कितने समय में गाया जाता है? बताइए, नहीं पता? ये तो राष्ट्रगीत गाई जाती है, राष्ट्र जो गीत है ये गाई जाती है आपकी 65 सेकेंड। भैया देख लो, ऐसे ऐसे फैक्ट लाते हैं आपके लिए, मेहनत करके यहाँ से हम ढूंढ के लाते हैं ऐसे फैक्ट। तो कृपया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे मेहनत का पूरा आप श्रेय आपको चला जाएगा कब? जब आप इसको एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट्स आप कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी गलतियाँ क्या हैं वो हमको बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, जो भी आप समझ लीजिए, तो आपको छोटे भाई तो हैं, तो आप हमें सलाह दे सकते हैं, और ताकि आप और हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। आप ही का सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे आपके लिए वीडियो इतना लाते हैं, ठीक। और देखिए इसमें मैं ये नहीं करता हूँ कि नहीं क्या नाम है आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मैं अपने लिए भी करता हूँ। आएगा समझ में? आप तो सभी लोग जानते होंगे किससे मेरा भी लाभ हुआ, आपका भी लाभ होगा, तो आप अपना भी लाभ करते रहिए, हमारा भी लाभ करवाते रहिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ उत्पन्न होता है? सर्वाधिक सोना कहाँ उत्पन्न होता है? तो देखो सोना क्या करता है, लोग कहते हैं सोना बाबू, कहते हैं कि नहीं कहते? सोना क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। बस याद हो गया। तो सोना क्या होगा? भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ होता है? कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। आई बात समझ में कि नहीं? याद हो गया? ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़िए। चांदी, देखिए सोना की बात आई थी, लेकिन हमने भाई कहा सोना जब आ गया तो चांदी को मिलाना है। चांदी सर्वाधिक कहाँ होता है बताइए? तो चांदी आती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा। कहाँ होती है? मतलब कहाँ होती नहीं, पैदा तो होती नहीं है, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अब कैसे याद रखेंगे इसको? तो राजा का जो स्थान होता है वहाँ समझ लीजिए उनके सब बर्तन थाली जो भी है सब चांदी के हैं, ठीक। ऐसे याद हो गया। आगे पूछेंगे हीरा कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मतलब पाया तो जाता है बहुत जगह, लेकिन भारत में तो 3 राज्यों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बताइए? तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तांबा को इंग्लिश में बोलते हैं कापर। तो तांबा पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद राजस्थान में, और इसके बाद झारखंड में। आगे बात समझ में
आगे हाँ आपको बात समझ में आ गई, खुद समझदार हैं और सब लोग तो हमसे बड़े ही होंगे। देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई आपसे छोटा है आपको पढ़ा रहा है, ऐसे ये आप कभी ना सोचिएगा। पढ़ा कोई भी सकता है, हम भी पढ़ा सकते हैं, आप भी पढ़ा, जो हम तो सोचते हैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ज्ञान कोई भी दे रहा है अच्छा तो उसे लेना ही चाहिए। आए बात समझ में? तो चलिए, ये सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तभी तो हम आपका ये इतना हिम्मत है, आप लोगों का इतना प्यार मिला कि हम यहाँ पे खड़ा हैं, बस यही, इसीलिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। और आपने हमें बहुत प्यार दुलार दिया है। बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए चैनल बनाए, लेकिन इतने दिनों में आप लोगों की लाइक कमेंट शेयर हमने बहुत पाए हैं, तो इसलिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा है कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार भी 2021 में सरकार ने क्या किया है? 2021 में नोबेल पुरस्कार भी अब किसमें दिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा, किसमें? नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा आपका विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा। तो 3 लोगों नाम आ गया, उनका लिस्ट बन चुकी है। आगे लिखा है बारदोली का सरदार किसे कहते हैं? तो बारदोली का सत्याग्रह जब हुआ था तो वहीं की महिलाओं ने हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? क्या कहा था उनको उपाधि दी थी, इसकी सरदार की उपाधि थी, और तभी से बारदोली का सरदार उन्हें कहा जाता है। वहाँ की जो महिलाएं थी इनका नाम क्या रख दिया था उनकी महिलाओं ने वहाँ की, उनको उपाधि दी सरदार की। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके बाद 15 अभी क्वेश्चन है तो देर हो जाएगी। तो चलिए बस नोट करते हैं, मिटाएंगे, नोट करेंगे, फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक, तब तक के लिए 1 मिनट रुकिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आइए तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जैसा कि आपने देखा कि 15 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, तो 15 क्वेश्चन होने के बाद अब हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। और 16वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन है आपका कि मुगल सत्ता की भारत में स्थापना कब हुई? तो मुगल सत्ता जब थी भारत में आगमन करना, उसका आगमन कब हुआ या उसने अपनी सत्ता कब स्थापित की भारत में? तो पानीपत के युद्ध के बाद, जब पानीपत का युद्ध हुआ उसमें मुगल विजयी हुए, उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद वो क्या किए? भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। कब हुआ? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का? तो 1556 में। और तीसरा कब हुआ? तो 1761 में। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके तीनों युद्ध हमने बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है IMB के CEO कौन है? IMB के CEO कौन है? तो इसके जो CM है वो है अरविंद कृष्णा जी। कौन है? अरविंद कृष्णा जी। ये सब कल के पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, मतलब कल के नहीं आज के पेपर में। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास 8 तारीख को वीडियो आएगी। आएगा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। झूलती मीनार कहाँ है? झूलती मीनार कहाँ है? तो झूलती मीनार देखिए, झूलती मीनार है क्या? तो झूलती मीनार सही कहा जाए तो झूलती मीनार एक क्या बोलते हैं उसमें जो मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, मस्जिद। क्या है? मस्जिद है। ये झूलती मीनार एक क्या है? मस्जिद है। और ये आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। इसे बनवाया किसने था? इसे किसने बनाया था? तो इसे बनवाया था 1414 में। इसे किसने बनाया था? 1414 में। शाह क्या उसका नाम था? उसका नाम क्या था? जो 1414 में तो बना था, ये याद है हमको 1414 में बना था ये, लेकिन ये किसने बनवाया था ये अभी याद नहीं आ रहा है। इसको बनवाया था आप तो याद कीजिए 1414 में से किसने बनवाया था? याद कीजिए। तो इसे 1414 में किसने बनाया था बताइए? रुकिए हम सोच रहे हैं कुछ। 1414 में बना था, मुसलमान थे वो बनवाए थे। चलिए याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, याद आ गया। अहमद शाह। किसने बनाया था? अहमद शाह। अहमद शाह ने इसे बनवाया था 1414 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? सबसे मजबूत अगर मानव के शरीर में कोई अस्थि है तो जबड़े हैं। कौन है? जबड़े। ये जो होता है दांत, जहाँ पे दांत होते हैं, ये सबसे मजबूत अस्थि होती है। तो सबसे मजबूत अस्थि कौन है? जबड़ा है। सबसे बड़ी अस्थि कौन है? अस्थि मतलब हड्डी। सबसे बड़ी अस्थि कौन है? तो फीमर। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? फीमर सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन है? ये कहाँ पाए थे? फीमर जांग में पाई जाती। कहाँ पाए थे? जांग में। और सबसे छोटी कौन है? स्टेपिस। ये सबसे छोटी है, कहाँ पाई थे? कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सोचिए, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 305। तो यहाँ पे
मौर्य ने किया था, कब किया था? 305 BC में किया था, बिफोर क्राइस्ट। आएगा समझ में? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज पूछना परमाणु खोज किसने की? परमाणु की खोज किसने की? तो बताइए, परमाणु खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। अच्छा, यहीं से अगर आ जाए परमाणु, यहाँ पे देखिए एक आपको छोटा ट्रिक है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इसका मतलब क्या होगा? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने। ध्यान से सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह कमी है थोड़ा। तो ईट का मतलब, ईट का मतलब ईट पर नाच, मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन इनका नाम था। आगे पर का मतलब प्रोटॉन खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। सॉरी, परमाणु खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और ना का मतलब, ना का मतलब नाइट, ना का मतलब होता है, हाँ, ना का मतलब न्यूट्रॉन, ना का मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। च से मतलब चैडविक। ईट पर ना सबका हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना किसने कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ऐसे लिखते हैं, इसरो, तो क्या इन ऐसे होता है, सॉरी आई होता है, तो क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यह आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है। कौन है अध्यक्ष? ये भी लिख लीजिए, अध्यक्ष इसके हैं के सिवान। ठीक, आएगा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। थार एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? क्वेश्चन आया था कल के पेपर में। तो थार एक्सप्रेस देखिए चलती है भारत से पाकिस्तान, तो अच्छे से चलाई जाती है और भारत से पाकिस्तान जाती है। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है? भारत से पाकिस्तान। यही बात है। सबसे तेज कौन चलती है? तो सबसे तेज चलती है गतिमान एक्सप्रेस। कौन चलती है? गतिमान एक्सप्रेस। का नाम ही ऐसा है, गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलती है। गतिमान एक्सप्रेस कैसे चलती है? सबसे तेज चलती है। और देखिए आगे, गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलती है। और इसके बाद आता है आपका, ये चलती कहाँ है? तो दिल्ली से झांसी चलती। कहाँ चलती है? दिल्ली से झांसी। दिल्ली से झांसी, यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, झांसी। दिल्ली से झांसी चलती है। ठीक, कौन? गतिमान एक्सप्रेस। और सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। ठीक, ये डिब्रूगढ़ से चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक चलती है? कन्याकुमारी तक। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बने हैं। थार एक्सप्रेस कहाँ चलती है? भारत से पाकिस्तान। ठीक, सबसे तेज कौन चलती है? तो गतिमान एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली से झांसी जाती है। सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस तय करती है। कितनी? विवेक एक्सप्रेस क्या करती है? सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस करती है। कौन करती है? विवेक एक्सप्रेस। लगभग 4247 किलोमीटर। कितना? 4247 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, लगभग 85 घंटा में। 85 घंटा में 4247 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, आएगा समझ में? आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? तो लॉर्ड विलियम कैंडिस बैटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम कैंडिस बैटिंग। क्या था? सती प्रथा का अंत उसने किया था। अच्छा, इनका साथ और किसने दिया था? तो हमारे देश के जो थे राजा राम मोहन राय जी ने इनका क्या किया था? साथ दिया था। राजा राम मोहन राय ने इनका क्या किया था? साथ दिया था। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वीटो पावर कितने देशों के पास है? वीटो पावर, तो ये एक ऐसा पावर होता है जो सबको नहीं मिल पाता। तो ये अभी फिलहाल 5 देशों के पास है। किसके पास है? 5 देशों के पास है। अच्छा, वो 5 देशों के पास है। भारत के पास है कि नहीं बताइए? भारत के पास वीटो पावर है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ये वीटो पावर किसके पास है? तो ये आपका है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन। तो ये किसके पास है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के पास ये वीटो पावर है। आएगा समझ में? ये अभी इसी 5 देशों के पास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1946 को हुआ था। 1 जनवरी 1946 को हुआ था। हुआ कहाँ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था।
आपको उम्मीद है हमारी कि हाँ, हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है। और देखिए आपके लिए हम इतना कॉन्टेंट लाते हैं, सब क्वेश्चन हमें भी नहीं आते हैं, रियलिटी तो यही है। देखिए रियलिटी सबको ऐसा नहीं, सबके पास सबके क्वेश्चन सबको आते ही हों, हमें बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमें भी हेल्प लेना पड़ता है कहीं ना कहीं से, गूगल से या कहीं से, मतलब ढूंढ के आपके लिए लाते तो हैं, आप भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ढूंढने का कौन आएगा समझ में। तो आपके लिए किताबों से ढूंढते हैं, फिर कहीं से, मतलब कहीं ना कहीं से आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, फिर उसको लिखते हैं, सब पहले लिखते हैं उसको नोटबुक पे, फिर उसके बाद आपके लिए इस ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं वीडियो। तो आप हमारी मेहनत समझते ही होंगे। तो बस आपसे वही चाहिए, हमें एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट, और कुछ ज़्यादा आपसे नहीं मांगते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो का सब्सक्रिप्शन आपके पास पहुँचता रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो RBI तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आर्यभट्ट भेजा गया। आर्यभट्ट क्या था? तो आर्यभट्ट जो था वो आर्यभट्ट क्या था? भारत का एक उपग्रह था। क्या था? उपग्रह था भारत का। तो ये भेजा गया था 1775 में। कब भेजा गया था? 1775 में आर्यभट्ट भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1775 में। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक भास्कर और रोहिणी भी भारत की तरफ से भेजा गया है। क्या क्या भेजा गया है? भास्कर और रोहिणी, ये 1779 में भेजे गए हैं। कब भेजे गए हैं? 1779 में भेजे गए हैं। ये भी भारत के उपग्रह हैं। ठीक, एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसकी खोज? पेनिसिलिन की। किसकी? पेनिसिलिन की आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कोशिका खोज किसने किया था? तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, कब हुआ था ये पहले देख लिए। तो 1665 में हुआ था। किसकी खोज? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में किया था। 1665 में किया था। यही अगर बात की जाए पेनिसिलिन खोज कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा टिप्पाणी कहाँ का नृत्य है? भैया आपसे हम बार बार आपको कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के नृत्य, उनके त्यौहार, इधर ये क्या इसको बोलते हैं, शब्द संक्षेप, ये सब आप याद कर जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। आएगा समझ में। देखिए नृत्य जरूर है। टिप्पाणी नृत्य पूछा है। टिप्पाणी नृत्य कहाँ से, किसके संबंधित है? तो गुजरात संबंधित है। कैसे याद करेंगे? याद नहीं होता है? याद हम बता रहे हैं कैसे। हम आपको याद भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी। तो कैसे याद करें? देखिए एक आता है टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी, गाना तो आपने सुना ही होगा। तो बस टिप्पाणी मतलब टिप्पाणी, टिप टिप बरसा पानी। कहाँ बरसा? अरे रात में बरसा। कब बरसा? रात में बरसा, तो मतलब गुजरात में। बस याद तो हो गया। आई बात समझ में। अच्छा, इसके कुछ और नृत्य हैं, गरबा हैं, इसके 2-3 नृत्य और हैं, वो भी आप लिख लीजिए। कौन कौन है? गरबा है, जकोलिया है और डांडिया है। कौन कौन है? गरबा आपने नाम सुना ही होगा। गरबा, जकोलिया और डांडिया तो आप जानते ही होंगे, जहाँ डंडे से औरतें होली के समय में शादी होता है, तो जैसे डांडिया हो गया। ठीक, तो 3 नृत्य और आपको बता दिया, और एक गुजरात में एक और टिप्पाणी हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब योजना लागू हुई थी? तो बेटी पढ़ाओ इस सरकार के द्वारा योजना लागू की गई थी, जो लागू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। और जब से योजना लागू हुई, बस योजना लागू हुई, हमको नहीं रहता ऐसा कुछ मतलब निकला, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ न बेटी तब उस जब से योजना लागू हुई या उसके पहले से भी, और जब से लागू हुई तो तब से हमको लग रहा है और ज़्यादा हो गया है। तो न बेटियां बच पा रही हैं और न बेटियां पढ़ पा रही हैं। ठीक, तो ये सरकार की ये योजना थी, और इसमें पूरा समाज हमारा क्या है, इसका अगर इसमें बेटियां बच नहीं पा रही हैं, बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, इसलिए हमारा समाज क्या है, पूरा उत्तरदायित्व उसके लिए है। इसके लिए सरकार को कड़े कानून नियम लगाने चाहिए, ताकि जो भी नालायक लोग हमारे समाज में 2-4 लोग हैं, वो लोग सुधर सकें। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जेंडर पार्क कौन है? तो प्रथम जेंडर पार्क आपका केरल में स्थापित हुआ है। कहाँ से स्थापित हुआ है? केरल में स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ और आपको बता दें। प्रथम ये जो थे केरल में हुआ था। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन और क्या था केरल में। अगर केरल की बात की जाए, तो केरल के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? तो पिनरई विजयन है। और गवर्नर की बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान है। याद नहीं होता ना? नहीं याद होता, बता रहे हैं उसको भी याद करने का तरीका।
केरल का मतलब समझिए करेला है। कैसा है? करेला। करेला का मतलब भोजपुरी में करेली बोलते हैं, मतलब करेला। तो करेला कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो कोई कहता है यार पियो ना, क्या किया? खाओ ना पी जाओ, खाओ ना पी जाओ। खाओ का मतलब खान और पी का मतलब पी जाओ मतलब पीने, विजयन पिनरई विजयन यहाँ के क्या हो गए? पिनरई विजयन यहाँ के हो गए सीएम। और खाओ ना मतलब कि आरिफ मोहम्मद खान है क्या हो गए? राज्यपाल को। बस सीधा तो है, याद तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? तो यहाँ की भाषा जो है वो मलयालम है। यहाँ की भाषा क्या है? लिख दे रहे हैं, भाषा यहाँ की मलयालम है। और अगर यहाँ की बात की जाए, राजधानी केरल क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ क्या है? राजधानी है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बस 2 मिनट और बस मिटाएंगे और फिर आपको 2 मिनट नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो में स्किप करके बनाते हैं। ठीक, तो बस थोड़ा सा मिटा लें, फिर लिख के फिर आपके सामने आ रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के दौर में। तो जैसा कि मैंने देखा पहले 16-32 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब जो शेष बचे क्वेश्चन हैं उनको हम लाए हैं आपके सामने। देखिए इसी लाइन से लिखा है, इधर सब जगह खाली, आप सोचेंगे खाली जगह है, लेकिन सब भर दिया जाएगा, परेशान ना होइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लेटो कौन थे? प्लेटो जो वही थे, क्या थे? प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लेटो थे। अच्छा, प्लेटो की 2-3 किताबें और हैं, द स्टेट, इनकी 2-3 किताबें और हैं, लिख लीजिए, द स्टेटस मैन। एक इनकी और बुक है द स्टेटस मैन। और कौन है? द लॉग है। क्या है? द लॉग, इन्हीं की बुक है। आई बात समझो, 2 किताब और आपको बता दिया हमने, मतलब कि प्लेटो कौन सा बुक है? रिपब्लिक है, द स्टेटस मैन है, द लॉग है। ठीक, इनकी 2-3 किताबें हो चुकी हैं। ठीक, आगे चलिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके शासन में आई थी? मतलब उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? अटल बिहारी वाजपेयी जी थी। उन्हीं के शासनकाल में कौन आया था आपका? उन्हीं के शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फेसबुक की स्थापना कब हुई? फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी 2004 में। सभी लोग फेसबुक चलाते होंगे, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? तो सभी लोग फेसबुक चलाते हैं और उसी फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी 2004 में की थी। कब की थी? 2004 में। वहीं अगर बात की जाए, अब जैसे मान लीजिए फेसबुक की बात आ गई तो व्हाट्सएप की तो बात भी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो व्हाट्सएप जो आपका है, तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? तो 2000 कब हुई? 2009 में हुई। कब हुई? 2009 में हुई। 2009 में हुई। वहीं भी बात की जाए ट्विटर की, तो ट्विटर की जो स्थापना हुई 2006 में हुई। कहने का मतलब है फेसबुक की स्थापना 2004, उसके बाद आया ट्विटर 2006 में, और उसके बाद आया आपका लास्ट में कौन? लास्ट में आपका व्हाट्सएप 2009 में। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े वीडियो में, देखिए आगे लिखा है नासा का गठन कब हुआ था? नासा का गठन 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1958 को क्या हुआ था? नासा का गठन हुआ था। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है कि ताजमहल की नींव कब रखी गई? ताजमहल की नींव कब रखी गई? तो ताजमहल की नींव जो थी, 1 मिनट, ताजमहल की जो नींव थी वो कब रखी गई? तो देखिए ताजमहल की नींव जो रखी गई 1631 में। कब रखी गई? 1631 में। और पूरा कब हुआ ये? 1653 में। लगभग कितना हुआ? 20 से 22 साल का इसमें समय लगा। 20 से 22 वर्ष का समय इसमें लगा। आई बात समझ में? ताजमहल को पूरा कराने में कितना समय लगा? 20 से 22 साल लगा। अच्छा, इसके जो ये कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, इसके इन्हीं ने इसका क्या दिया था? नक्शा दिया था। आई बात समझ में? इन्हीं ने इसका क्या दिया था? नक्शा दिया था। आगे देखिए, इसमें कितने मजदूर काम करते थे? इसमें कितने मजदूर काम करते थे? तो इसमें लगभग 20,000 मजदूर रोज काम करते थे। और 20 साल लग गया, 20 साल प्लस लग गया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि ताजमहल को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए? तो ये तो हमको नहीं लगता है कोई अनुमान है इसका, क्योंकि बताइए 20,000 मजदूर अगर रोज काम करेंगे और 20 साल तक काम करेंगे, सोचिए तो कितना पैसा लगेगा? बहुत पैसा लग जाएगा ना। तो यहाँ से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आप समझ आएगी। आगे लिखा है भारत की तटीय सीमा क्या है? भारत की तटीय सीमा क्या है? तो भारत की जो तटीय सीमा है वो है अपना से 7,516.6 किलोमीटर की क्या है? तटीय सीमा है। क्या है? तटीय सीमा है। यहीं अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3.287
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर ना, हाँ ऐसे, मतलब 3.287 मिलियन किलो वर्ग किलोमीटर होगा इसका क्षेत्रफल। आएगा समझ में? आगे बढ़ते हैं। 32,87,000 इसके आसपास होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब चला था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो था वो आपका चला गया कब? स्वच्छ भारत मिशन आपको चला 2 अक्टूबर 2014 में, और स्वच्छ भारत मिशन मतलब 2014 में, और ये महात्मा गांधी का जन्मदिन के दिन ये लॉन्च की गई स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी जयंती के दिन। आएगा समझ में? महात्मा गांधी जयंती के दिन। और लॉन्च किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया था? इस स्कीम को लाया था। ठीक, आएगा समझ में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। एन.के. सिंह थे। अगर वित्त आयोग की स्थापना पूछी, इधर का मान पूछ जाए कि स्थापना कब हुई, तो स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1951 में। कब हुई? 1951 में हुई थी। आएगा समझ में? आएगा समझ में? हाँ, तो समझ में आ रहा होगा आपको। 1 मिनट, थोड़ा लग रहा है उजाला कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, और चलते हैं आगे तरफ। लिखा है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन कहते हैं। किसे कहते हैं? कोचीन एक शहर है जो अरब सागर की रानी कहलाता है। क्या कहलाता है? अरब सागर की रानी कहलाता है। आगे लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बनाया गया? तो जिनेवा में। आइए, कहाँ है? जिनेवा में। कब बनाया गया? तो 1919 में। 1919 में। और क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसी साल क्या हुआ? संगठन भी बनाया गया। आया समझ में? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बनाया गया। अच्छा, बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे? तो गाय राइडर थे। कौन थे? गाय राइडर। कौन थे? गाय राइडर। गाय राइडर क्या थे? इसके संस्थापक थे। ठीक, अच्छा, अरब सागर यहाँ पे कोचीन था। अरब सागर की रानी कौन थी? कोचीन थी। अगर पूछी जाए कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो नर्मदा गिरती है, यहाँ में नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, और साबरमती भी इसी में गिरती है। आएगा समझ में? आपको बात समझ में आ रही होगी। आप बहुत समझदार खुद ही हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। सबसे दुर्लभ क्षार कौन है? तो अमोनिया है। सबसे दुर्लभ क्षार कौन है? अमोनिया है। अच्छा, सबसे दुर्लभ क्षार का, और क्षार कैसा लगता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद यहाँ पे लिख सकते हैं। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। यही अगर क्षार लवण की बात की जाए तो लवण का स्वाद कैसा होता है? तो आपका बिल्कुल नमकीन जैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक, अम्ल की बात की जाए तब अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक, तो ये आप इतना याद कर सकते हैं। आगे लिखा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है बताइए? तो हुमायूं का मकबरा जो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके लिए आपको हमने एक ट्रिक बताई थी। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट से निकाल कर वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे हमने ट्रिक बताई थी। भाजसा ऐसे होता था, भाजसा, इधर होता था कादीसिला आबाद, कादीसिला आबाद, ये बताया था। मतलब बी का मतलब बाबर, बाबर कहाँ होगा? बी का मतलब बाबर, बाबर कहाँ होगा? क्या का मतलब कोलकाता, सॉरी, क्या का मतलब, 1 मिनट, काबुल। क्या का मतलब? काबुल होगा, सॉरी, हाँ, क्या का मतलब? काबुल होगा। मतलब बी पर मतलब बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। आगे चलते हैं। एच का मतलब हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? डी का मतलब दिल्ली में है। ए का मतलब क्या होगा? औरंगजेब। ए का मतलब औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। आगे चलेंगे। जे का मतलब जहांगीर, जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। आगे लिखा था यहाँ एस का मतलब शाहजहाँ, शाहजहाँ कहाँ है? तो आगरा में है। आगे लास्ट में ए का मतलब औरंगजेब, तो औरंगजेब का कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। बाद का लिखा है बाद में। आएगा समझ में? नहीं समझ में आई? बी का मतलब देखिए, भाषा पहले लिख लीजिए, BHASJSA, भाषा हो गया। इधर लिखेंगे कादीसिला आबाद, कादीसिला आबाद लिखेंगे। बी का मतलब बाबर, बी का मतलब बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। आगे करेंगे एच का मतलब हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो डी का मतलब दिल्ली में है। ए फिर लिखा है, ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। आगे बढ़ेंगे। जे का मतलब, जे लिखा है, जे का मतलब जहांगीर,
जे का मतलब जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ है तो लाहौर में है। आगे लिखा है जहांगीर का मतलब लाहौर हो गया। आगे लिखा है एस का मतलब शाहजहां, शाहजहां का मकबरा कहाँ है आगरा में है। और ए लास्ट में ए है तो ए का मतलब औरंगाबाद, सॉरी औरंगजेब, तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है औरंगाबाद में है। औरंगाबाद की स्थापना किसने की थी औरंगजेब ने की थी। चलते हैं आगे की तरफ। चीन की क्रांति कब हुई तो 1949 में हुई। चीन क्रांति कब हुई 1949 में हुई। आगे चलेंगे द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ की जो रचना की थी किया था किसने किया था तो मिल्खा सिंह ने किया था। किसने किया था मिल्खा सिंह ने किया था। आगे लिखेंगे इनकी दो तीन रचनाएं और बता दें तो दो तीन रचनाएं देखिए मोदी जी ने किसकी रचना की है। मोदी जी ने भी किताब लिखी है तो जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था नरेंद्र मोदी ने किया है। आई बात समझ में। ठीक, एक किताब ये एग्जाम वॉरियर्स आप लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी। जुगलबंदी किसने किया था विनय सीतापति ने किया जुगलबंदी, जुगलबंदी भी लिख लीजिए। जुगलबंदी की रचना किसने की है विनय सीतापति। किसने की है विनय सीतापति ने किसकी रचना की है किसकी रचना की है जुगलबंदी की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है विद्रोही कवि किसे कहा जाता है तो विद्रोही कवि कहा जाता है काजी नजमुल इस्लाम को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है तो काजी नजमुल इस्लाम को क्या कहा जाता है विद्रोही कवि कहा जाता है। आगे लिखा है चंबा सुरंग कहाँ से निकलती है तो चंबा सुरंग निकलती है उत्तराखंड से। चंबा खंड कहाँ से निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में दर्रे भी कितने हैं 3 दर्रे हैं उत्तराखंड में। आपको बताया था हमने कि याद करने का आपको तरीका बताते हैं कि एक नीलिमा नाम की लड़की है वो कहाँ चली गई उत्तराखंड चली गई। बस याद हो गया। नीलिमा का मतलब क्या होता है नी का मतलब नीति दर्रा, नी का मतलब नीति दर्रा, ली का मतलब नीलिमा था नीलिमा, ली का मतलब लिपू रेख दर्रा और माँ ली मतलब माना दर्रा। ये 3 दर्रे कहाँ के हैं उत्तराखंड के हैं। आई बात समझ में। अगर उत्तराखंड की और बात की जाए तो उत्तराखंड के सीएम कौन है तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है पुष्कर सिंह है। पुष्कर धामी क्या है मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है गुरमीत सिंह, अभी नए बने गुरमीत सिंह। ठीक, गुरमीत सिंह यहाँ के क्या हैं आपके राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी क्या है बताइए उत्तराखंड की राजधानी क्या है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है देहरादून। इससे आई थोड़ी कमी है ये देहरादून दिखाइए कुछ कम दे रहा होगा वो पता है क्योंकि कुछ। चलिए बस यहाँ देहरादून आप नोट कर सकते हैं। सबसे ऊंचा बांध कौन है तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा कौन बांध है टिहरी बांध। अगर बात की जाए सबसे बड़ा बांध कौन है सबसे बड़ा बांध कौन है तो आपका लंबा बांध मतलब लंबा मतलब कौन है हीराकुंड सबसे लंबा है। हीराकुंड सबसे लंबा है। अच्छा ये भागीरथी टिहरी किस पे नदी पे है भागीरथी नदी पे है। बात किया हीराकुंड किस नदी पे है तो हीराकुंड महानदी पे। किस पे है महानदी पे। किस पे है महानदी पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कब आया तो साइमन कमीशन भारत में कब आया 1927 में आया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और कमेंट्स करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, अपना दे सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक भी कर दीजिए आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो। और देखिए इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं तो फिर मिलेंगे। हमारे मेहनत का आप लोग खुद समझते हैं कितना समझदार है तो हमारी मेहनत का जो भी हमारे हिस्से में हमें ज़रूर दीजिए। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मतलब कल के वीडियो में। हाँ तो होइए तैयार रहिए, अपनी माता पिता का नाम रोशन कीजिए। पेपर देने जो लोग भी जा रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर देने जाइए, माता पिता का नाम लेकर जाइए। माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ठीक, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख्याल। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।